अच्छा, तो हम लोगों के पास कल एक बीआरडी थी जी सर। और सर समझाए भी, है ना? कहाँ पे है ये? इस सिस्टम पे कहाँ है? डॉक्यूमेंट में जाएंगे सर, उसी पे तो यार जिसका लैपटॉप है उसने डाउनलोड नहीं किया। डाउनलोड है सर, डॉक्यूमेंट में होगा। डॉक्यूमेंट में होगा यार, ये तुमको इसीलिए दिया गया था कि तुम इसे डाउनलोड करके डाउनलोड है और इसको क्या करते? हाँ भाई, इसको पढ़ना था, पढ़ते तभी तो बनाते। ये है बीआरडी अपना बाजार। ये डॉक्यूमेंट था, ये सबको दिया गया था ना यार। तो टेस्ट केस बने। यस सर। तो हाँ, डॉक्यूमेंट बनाने का इस तरह से उनका क्या होता है, फॉर्मेट होता है ना? और एप्लीकेशन का एक नाम होता है। ई कॉमर्स दुनिया भर के है ना, जैसे अगर कोई ओपन करे तो जैसे अपना बाजार या जो भी है, और इसी तरह से लिखा होगा। ये तो सर्कल बताए होंगे सब। यस सर। हाँ, कि प्रोजेक्ट का नेम होगा, मॉड्यूल होगा, डॉक्यूमेंट टाइप होगा, वर्जन होगा, डेट होगा, जिस बिजनेस एनालिस्ट ने ये रिक्वायरमेंट लिखी है, पीआरडी बनाया, उसका नाम होगा, स्टेटस होगा, और फिर क्या है, कंपनी का नाम होगा। फिर देखो यहाँ पर्पस लिखा हुआ है कि ये इसका पर्पस क्या है। फिर इसके बाद क्या लिखा है, स्कोप। स्कोप का मतलब होता है क्या? स्कोप का मतलब किस चीज़ से समझते हैं? जैसे हम लोग कहते हैं ना यार, ये चीज़ तो मेरे लिए आउट ऑफ स्कोप है, मतलब ये चीज़ हमें करनी ही नहीं। इन स्कोप मतलब वो काम जो हमें करना है, और आउट ऑफ स्कोप वो काम जो हमें नहीं करना। तो जैसे इन स्कोप में बता रहा है क्या है, रजिस्ट्रेशन करना है, ईमेल का क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है, लॉगिन करना है, पासवर्ड रीसेट करना है, और कस्टमर का प्रोफाइल पेज। इतनी चीज़ देखो, ये लिखा है कि इतनी चीज़ें क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है। और इसके बाद उनका फिर अच्छा देखो, एक चीज़ और है, एक्टर्स। एक्टर का मतलब क्या होता है? एक्टर का कुछ नहीं, मतलब यार जैसे बैंक है, बैंक में कुछ कराने जा रहे हो तो वहाँ भी जो कस्टमर है वो क्या है, एक्टर है। वो जाता है, पैसा निकालता है, कुछ करता है, ट्रांजैक्शन करता है कि नहीं। सामने मान लो किसी ट्रांजैक्शन में बैंक मैनेजर की ज़रूरत पड़ती हो, तो बैंक मैनेजर भी वहाँ पे क्या है, एक्टर है। मतलब जो काम कर, एक्टर का मतलब जो एक्ट करे, जो काम करे, उसी को क्या बोलते हैं, एक्टर। तो ये बता रहा है कि इस बिजनेस में एक्टर कौन कौन है। जैसे क्या करना है बताओ, यूजर रजिस्ट्रेशन करना है, और क्या करना है, ईमेल वेरिफिकेशन, लॉगिन, पासवर्ड। इसे कौन करेगा यार? जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा वो ना, जो अपना बाजार से जाके सामान खरीदेगा वो ना। तो देखो इसीलिए लिखा हुआ है कि एक्टर कौन होगा, कस्टमर या यूज़र, है ना। भाई एक्टर क्या करेगा, रजिस्टर करेगा, लॉगिन करेगा, अपना प्रोफाइल क्या करेगा, मैनेज करेगा। और दूसरा कौन है, सिस्टम। भाई एक्टर करेगा तो उसके किए गए काम पे कोई तो जवाब देगा। अगर एक्टर गलत यूजर नेम पासवर्ड डालेगा तो कोई तो उसको रोक देगा कि भैया तुम्हारा गलत है या भैया तुम्हारा सही है। ये कौन है, ये सिस्टम, वो सॉफ्टवेयर जो डेवलपर लोग क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। जो डेवलपर्स क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो बता रहा है कि दो एक्टर है, एक कस्टमर है और एक क्या है, सिस्टम है। अच्छा, एक चीज़ और भी लिखा हुआ है, एक वर्ड, एप्लीकेशन बैकएंड। जैसे अगर हम तुमसे कहें कि फेसबुक पे जाओ, एक फ़ोटो है उसको लाइक करो, तुम क्या करोगे, facebook.com लैपटॉप पे खोलोगे, फिर यूज़र नेम क्या डालोगे, पासवर्ड डालोगे। तो जहाँ पे जो सामने दिख रहा है, जहाँ यूज़र नेम पासवर्ड डाल रहे हो, फिर लॉगिन बटन पे क्या करोगे, क्लिक करोगे, फिर कहाँ पहुँचोगे, होम पेज पे। फिर उस लड़के को या दोस्त को मान लो, हो सकता है क्या करोगे, सर्च करोगे। सर्च करने में आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो उसकी फ़ोटो दिखाई देंगी। उसकी फ़ोटो पे जाके क्या करोगे, क्लिक करोगे तो फ़ोटो क्या हो जाएगी, लाइक हो जाएगी। ये काम करोगे कि नहीं करोगे, कहाँ करोगे, जहाँ करोगे सामने, मतलब दिखाई देगा ना, हवा में तो नहीं करोगे ना, ऐसे ऐसे तो नहीं करोगे।
यही facebook.com खोलोगे ये दिखाई देगा कि नहीं देखा। लेकिन ये जो लाइक कर रहे हो फोटो, जो ये फोटो तुम क्या कर रहे हो, लाइक कर रहे हो या जो भी है, ये सारी सब कुछ कहाँ है, ये कौन। जैसे मान लो अगर हम facebook.com खोलें, खुल गया, यहाँ डालें अपना यूज़र नेम और क्या पासवर्ड और लॉगिन बटन पे क्या करें, क्लिक करें। तो इसके बाद दो संभावना है ना, या तो मेरा यूज़र नेम पासवर्ड सही है या तो मेरा यूज़र नेम पासवर्ड गलत है। सही है तो जो वो है, याद रखो ये एक बात है, इसे क्या बोलते हैं, क्लाइंट। हम लोग क्या है, एक वेब बेस्ड ये सिस्टम है। वेब बेस्ड में क्या है, जो यूज कर रहे हैं वो क्लाइंट है और जिसे यूज कर रहे हैं, जहाँ से सारी चीज़ आ रही है वो क्या है, सर्वर है। यही है ना। अब जैसे फेसबुक यूज़ कर रहे हो, सर्वर कहाँ रखा है, अमेरिका में रखा हुआ है। सर्वर कहाँ है, अमेरिका में। तुम्हें लगता है ना यार, तुम यूज़र नेम पासवर्ड डाले, लॉगिन बटन पे क्या किए, क्लिक किए, प्रोसेस क्या होता है। अभी ये लैपटॉप किससे कनेक्टेड है, हॉटस्पॉट से ना। अगर जैसे हम डालेंगे यूज़र नेम और पासवर्ड और लॉगिन बटन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, वैसे ही यहाँ से ये ब्राउज़र जो क्रोम खुला है, यहाँ से एक रिक्वेस्ट जाएगी और उस रिक्वेस्ट में पड़ा होगा क्या, डेटा क्या पड़ा होगा, यूज़र नेम और पासवर्ड। वो रिक्वेस्ट यहाँ से जाएगी, जिस मोबाइल से कनेक्टेड होगा उसके उस पर, वहाँ पहुँचने के बाद उस मोबाइल से पहुँचेगी सीधे कहाँ, टावर पे। टावर से तारों के सहारे, अगर एयरटेल का इंटरनेट है तो एयरटेल के कहाँ पहुँचेगी, हेड ऑफिस। एयरटेल के हेड ऑफिस से फिर ये पहुँचेगी कहाँ, अमेरिका। अमेरिका पहुँचने के बाद अमेरिका में जिसका इंटरनेट फेसबुक वालों ने ले रखा होगा उसके पास पहुँचेगी। फिर वो वहाँ से भेजेगा कहाँ, फेसबुक के पास। कहाँ, वो जहाँ भेजेगा जिस कंप्यूटर पे, उसी को बोलते हैं फेसबुक का क्या, सर्वर। और उस सर्वर पे डेवलपर का लिखा, जो डेवलपर ने लिखा है वो कोड बैठा है। डेवलपर ने क्या किया, कोड लिखा, सॉफ्टवेयर बनाया और सर्वर पे क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दिया। डेवलपर का कोड तुम्हारी रिक्वेस्ट लेगा, उसमें से यूज़र नेम लेगा और क्या लेगा, रिक्वेस्ट में देखो यूज़र नेम प्लस पासवर्ड जा रहा है ना। अगर अच्छा यही करो, लॉगिन करो बिना यूज़र नेम पासवर्ड डाले, तो रिक्वेस्ट में कुछ जाएगा, नहीं जाएगा ना। और समझ रहे हो, जो यूज़र नेम पासवर्ड है, यहाँ से कूदा है, मोबाइल पे पहुँचा है, टावर पे पहुँचा है, एयरटेल के ऑफिस पहुँचा है, अमेरिका पहुँचा है, फिर कहाँ पहुँचा है, फेसबुक के सर्वर। मान लो इनका सर्वर न्यूयॉर्क में रखा है, तो न्यूयॉर्क में इनके उस सर्वर या उस कंप्यूटर पे ये पहुँचा, वो यूज़र नेम और पासवर्ड लेगा। इसके बाद जाके चेक करेगा कि क्या ये यूज़र, इस नाम का यूज़र नेम और पासवर्ड कोई हमारे पास है। और जहाँ चेक करेगा उस जगह वो क्या कहते हैं, डेटाबेस। नाम सुना कि नहीं इसके पहले, हमने बताया कि नहीं यहाँ पे, अभी शायद एक दो दिन पहले बता रहे थे क्या, नहीं बताया, अच्छा। लेकिन ये जान लेना, हर सर्वर में होता है क्या, डेटाबेस। और उसी डेटाबेस में सारी डिटेल तुम्हारी क्या रहती है, स्टोर्ड। वहाँ जाके चेक करेगा तुम्हारा यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है, सही है या गलत है। अगर सही होगा तो तुम्हारा होम पेज तुमको वहाँ से रिस्पॉन्स में क्या करेगा, भेज देगा, और यही तुमको होम पेज अपना दिखने लगेगा। तुम्हें अपनी डिटेल दिखाई देना क्या हो जाएंगी, शुरू हो जाएगी। और अगर तुम्हारा यूज़र नेम पासवर्ड गलत है तो तब भी रिक्वेस्ट जाएगी, वही रास्ता पकड़ेगी, वहीं पहुँचेगी, सर्वर के पास पहुँचेगी। सर्वर देखेगा यूज़र नेम पासवर्ड, जाके डेटाबेस में चेक करेगा, कहेगा इस यूज़र नेम और पासवर्ड का तो कोई आदमी है ही नहीं। तुमको वहाँ से एक मैसेज आ जाएगा कि तुम्हारा यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है, गलत है। जैसे भी यही है, हम कुछ भी एक डाल दें, कितने अक्षर हो गए, 4 4 8 10 अक्षर हो गए, और कुछ भी पासवर्ड डाल दें और लॉगिन बटन पे क्या करें, क्लिक करें। भाई गई बात अमेरिका तक, और वहाँ से जवाब आएगा, वहाँ से भाई गई जा रही है इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन आ रही है, और यहाँ ला गया मैसेज रेड कलर से, आपके द्वारा दर्ज किया गया पासवर्ड क्या है, गलत। कैसे पता चला, किसी को नहीं पता ये पासवर्ड सही है गलत। ये जानकारी सिर्फ कहाँ रखी है, सर्वर पे, डेटाबेस में। यहाँ से रिक्वेस्ट गई है, ये डिटेल गई है, वो जाके डेटाबेस में चेक किया और पाया है इस नंबर के साथ, इस पासवर्ड के साथ कोई आदमी नहीं है, तभी ये मैसेज दे दिया। अगर सही रही होती ये इन्फॉर्मेशन तो हमको सीधे होम पेज पे, मेरे प्रोफाइल पेज पे ले आके खड़ा कर देता, जहाँ से हम देख सकते थे मेरे फेसबुक में क्या आया है और क्या नहीं आया। क्लियर है इतनी बात।
तो भाई ये अच्छा, तो वही हम बताना चाह रहे हैं, ये जो सामने दिख रहा है इसी का एक और नाम है, याद रखना ये सब नाम, ये सब लिख लिया करो, ये वर्ड्स हमारी इंडस्ट्री के वर्ड्स हैं। फ्रंट एंड, इसे क्या बोलते हैं? फ्रंट एंड। और जो तुम्हारी फ्रंट एंड वो जगह है जहां पे यूजर काम करता है, लेकिन असली काम सही है या गलत है, क्या करना है नहीं करना है, ये तो अमेरिका में सर्वर पे हो रहा है ना, और उसी सर्वर का नाम होता है क्या? बैक एंड। फ्रंट एंड, बैक एंड। ये जो है मेरे भाई ये क्या है? फ्रंट एंड है। जो अमेरिका में सर्वर पे रखा है सब कुछ, वो क्या है? बैक एंड है। कितना अच्छा नाम रखे, फ्रंट एंड है, सामने है, इसको यूज करना है। बैक एंड है पीछे वाला जो असली काम करेगा। ये तो सिर्फ चेहरा है, मुखौटा है, असली काम तो कहाँ होगा? सर्वर पे। सारी फोटो, लाइक, तुम्हारी सारी डिटेल सब कहाँ रखी है? सर्वर पे। इस सिस्टम पे कुछ नहीं रखा। सबसे बड़ा सबूत यही है कि इंटरनेट हटा दो, फिर इनसे कुछ भी करने की कोशिश करो, तब ये सर्वर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, इंटरनेट से कट हो गए ये तो, है ना? तो देखो, इसीलिए देखो कितना सही वर्ड लिखा है, हर वर्ड समझो। सिस्टम या फिर क्या लिखा है? एप्लीकेशन बैक एंड। एक कस्टमर है जो फ्रंट एंड पे अपना काम करेगा, और दूसरा जो काम को अंजाम देगा वो कौन होगा? बैक एंड। एक वर्ड और लिखा है, ऑथेंटिकेट्स। अरे यार, इसी चीज़ को, तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड को चेक करना सही है या गलत है, इसी को अंग्रेजी में एक वर्ड से और बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन। वहीं से वर्ड पैदा हुआ क्या? ऑथेंटिकेट्स। वही चीज़ का ऑथेंटिक नहीं कहते हम लोग, तो ये नहीं बोलते अरे ये चीज़ एथेंटिक नहीं है, वो एथेंटिक वर्ड नहीं है, वो क्या है? ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक करने का मतलब होता है ये करना कि चीज़ सही है या नहीं है। तो जब भी तुम यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कहीं भी करते हो तो सिस्टम पहले ऑथेंटिकेट करता कि भेजी गई इंफॉर्मेशन सही है। ऑथेंटिकेट करने का मतलब क्या हुआ? चेक करना कि इनको एंट्री देनी है कि इनको एंट्री नहीं देनी। जब कहीं सिस्टम पे लॉगिन करते हो ना, तो हम बोल सकते हैं, जब तुम लॉगिन करते हो तो जो बैकएंड है, जो सॉफ्टवेयर है, वो क्या करता है? ऑथेंटिकेशन करता है कि तुम ऑथेंटिक हो या नहीं हो, तुम्हारी इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है। आई बात? देखो ये बता रहा है ऑथेंटिकेट करेगा। और दूसरा क्या बोल रहा है? अरे रजिस्ट्रेशन करोगे, सब कहाँ जाएगी तुम्हारी डिटेल? सब सर्वर पे। और सर्वर पे कहाँ? डेटाबेस में। इसलिए देखो ये भी लिखा है, स्टोर्स डेटा। कह रहा है भाई, दो लोग होंगे, एक एक्टर होगा, कस्टमर जो काम करेगा, और दूसरा कौन होगा? एप्लीकेशन का बैकएंड जो कस्टमर को ऑथेंटिकेट करेगा कि कस्टमर सही है या नहीं है। कस्टमर का डेटा क्या करेगा? स्टोर करेगा। और फिर क्या है? इन्फोर्स करना, मतलब जबरदस्ती करना यार। इन्फोर्स क्या करना? इन्फोर्सेस रूल्स। जैसे देखो यार, तुम ही बताओ, जाओ रजिस्ट्रेशन करने और वो बोल रहा है कि पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर यूज करो, नंबर यूज करो, छोटा बड़ा अक्षर यूज करो, और कम से कम 8 अक्षर का यूज करो, तो उसके रूल है ना। अगर वो रूल नहीं फॉलो करोगे तो करने देगा तुमको रजिस्ट्रेशन? तो वही कह रहा है, वो रूल भी अपने लगाता है। ये सारा काम कौन करेगा? एप्लीकेशन का बैकएंड। और ये कोई जादू वादू नहीं है, डेवलपर यही डेवलप करता है, यही लॉजिक लिखता है, यही रूल सेट करता है कि सर्वर को क्या करना है और क्या नहीं करना है। और उसी के कामों में हम लोग का काम है गलतियाँ ढूंढना। ठीक है? और क्या लिखा हुआ है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। वही बता रहा है, फंक्शनल का मतलब क्या होता है? काम। फंक्शन की हिंदी होती है क्या? कार्य, काम। कि जो काम करना है वो रिक्वायरमेंट यहाँ लिखी हुई है। देखो पूरा बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पहला 4 का 4.1 ऐसे ही डॉक्यूमेंट बनते हैं यार। 4.2, 4.3, फिर अगला हेडिंग होगा 5। तो अगर उसमें 2-3 चीज़ होंगी तो वो भी 5.1, 5.2 है ना। तो देखो ऐसे ही। और उसे बता रहा है कि भैया वहाँ क्या होगा, जहाँ रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो क्या भेजना है? फुल नेम भेजना है। ये भी बता रहा है फुल नेम का टाइप क्या है? टेक्स्ट है। ये भी बता रहा है मैक्सिमम कितना है? 100 कैरेक्टर्स है। लेकिन मिनिमम की कोई बात नहीं किया। मिनिमम की कोई बात नहीं किया। तो अब जैसे अगर कुछ न डालो तो यही तो है। यही तो तुमको, अब जैसे देखो
अब जैसे हम बीए हैं, हमने लिखा है, अब हम समझा रहे हैं। कंपनी में भी यही होगा, हम बीए हैं, हम बीए डॉक्यूमेंट लिखे हैं, प्रोजेक्टर से ऐसे लगाएंगे और समझाना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। यही डेवलपर होंगे, टेस्टर होंगे, उनके दिमाग में सवाल आएंगे। कोई कहेगा कि सर मिनिमम है, तो तब जैसे ये पूछ रहे हैं, कुछ न डाले तो हो सकता है हमको ये बताया गया हो एज ए बीए कि भाई कोई नहीं डालेगा तब भी चलेगा, और या हो सकता है मेरी गलती है कि हम ये चीज़ लिखना भूल गए हैं कि मिनिमम कैरेक्टर क्या। अब अच्छी बात है कि कोई सामने वाला नोटिस कर दे। अगर मान लो उस चीज़ को कोई नोटिस ना करे और हम भी बना दिए, बनाने वाले बना दें, और कल को कस्टमर का ये था, बिजनेस का ये कहना था कि भैया फुल नेम ब्लैंक नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ लिखा है मैक्सिमम के बारे में, मिनिमम के बारे में तो कुछ लिखा नहीं। डेवलपर ने डेवलप करने के टाइम पे वो भी तो यही पढ़ के बनाएगा। उसने बना दिया कि भाई 0 अक्षर रहे तो भी चलेगा, मतलब एक भी अक्षर नहीं रहे तो भी चलेगा, और मैक्सिमम 100 तक चलेगा। वो 100 वाली बात तो हैंडल कर दिया, लेकिन कम वाली बात हैंडल नहीं किया। अब इस सिचुएशन में अब बताओ, अब टेस्टर ने ध्यान दे, टेस्टर भी टेस्ट केस लिख के टेस्टिंग कर दे, बाद में कस्टमर चिल्लाए जब साइकिल पूरी हो 20 दिन बाद, यार ये तो रजिस्ट्रेशन हो रहा है बिना नाम का ही, कुछ मत डालो तब भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है फुल नेम में। और ये सोचो, तो अब फिर से पूरी साइकिल घूमेगी ना, फिर से वही काम। अब रिक्वायरमेंट में चेंज होगा, डिज़ाइन में चेंज होगा, डेवलपमेंट में चेंज होगा, टेस्टिंग फिर से होगी, सब होगी। अब अगर वही आदमी कोई टोक देता शुरू में ही, तब टोक देता शुरू में ही, तब अगर हमारी गलती थी तो हम ठीक कर देते, तो हम पॉइंट कर ले, हम क्या करते, अरे यार वो मीटिंग ऐसा नहीं है कि कोई बोल रहा है सबको सुनना ही है, हम भी बीए भी इंसान ही है, वो क्या करेगा, एक नोटपैड लिखेगा, एक पॉइंट लिख देगा, अच्छा हाँ ये चेंज करना है ना। या हो सकता है उसको बोला हो कस्टमर कि फुल नेम न डाले तो भी चलेगा, फुल नेम डाले तो भी चलेगा, तो वो बता देगा कि भाई नहीं, चक्कर में मत पड़ो, कस्टमर से मेरी बात हुई है, उसने ऐसा बोला है कि फुल नेम ब्लैंक ही चलेगा। इसलिए हमने यहाँ पे मिनिमम के बारे में कुछ भी नहीं, यही है। मतलब वहाँ ऐसा नहीं होता कंपनी में कि मुंह चुरा के बैठे हो, हमसे न पूछ ले ना भाई। जो तुम्हारे डाउट हो रहे हैं, 10-15 लोगों की टीम रहती है, जिसको जो डाउट लग रहा है, और ये इसी चीज़ को कंपनी का मैनेजर भी पसंद करता है कि जो प्रॉब्लम इसको लग रही है ये पूछता है। ऐसा नहीं बाद में अंतिम में कह देता है कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, पहले ही पूछ लो ना। और बता रहा है अलाउड अल्फ़ाबेट्स स्पेसेस ओनली, डिसअलाउड नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स और कॉन्सिक्यूटिव स्पेसेस। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब सटे हुए। वो कह रहा है कि 2-3 स्पेस मत देना, ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्पेस देख रहे, 1। और ईमेल एड्रेस के बारे में बता रहा, उसका तुमको एग्जाम्पल भी दे दिया कि भाई ऐसा ही होना चाहिए। मोबाइल नंबर के बारे में बता रहा है। ये सारी चीज़ें बीए लिख के बैठा है, यही हम समझाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। लॉगिन के बारे में बताएगा, फ्लो बताएगा, पास। तो भैया तुम्हारा काम है। फिर एक बात और सुनो, ऐसे नहीं चलता जैसे तुमको मिल गया, कोई समझा दिया, अब एक बार कल बता दिए, एक बार आज बता रहे हैं, ऐसे नहीं होता। बीए आया, एक बार बोला, चला गया, डॉक्यूमेंट पकड़ा दिया और सच्चाई बताएं। हम लोग के साथ यही होता है। ये तो लॉगिन रजिस्ट्रेशन तुमको लग रहा होगा ये तो बड़ी क्या है, कॉमन चीज़ है, ये समझने में इशू नहीं लग रहा होगा, क्योंकि रोज़ ज़िंदगी भर से कर रहे हो। हर सॉफ्टवेयर में क्या, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। जब कोई सॉफ्टवेयर होगा नया, जिसमें कोई होगी फंक्शनैलिटी नई, जिसके बारे में तुम्हें आइडिया नहीं है बहुत, है ना, कि ये चीज़ कैसे किया जाए। जैसे कस्टमर का रेफरल का क्या होगा, उसका फ्लो लिखा हुआ। अब कस्टमर रेफरल थोड़ी रोज कर रहे हो, कुछ होता होगा कस्टमर रेफरल, तो अब तुमको समझना होगा ना। वो बता के गया, रिक्वायरमेंट है। अब सच्चाई ये होती है, जब पहली बार पढ़ते हैं तो कुछ नहीं समझ में आता, लेकिन नौकरी नहीं छोड़ देते हैं। जैसी जिसकी आदत है, कोई चाय पीने जाता है, कोई सिगरेट पीने जाता है, फिर नीचे से आता है, आधे घंटे 1 घंटे बाद फिर देखता है, दोबारा पढ़ता है, फिर तब उसको लगता है हाँ कुछ समझ में अब बात आ रही है। दिन भर में 5 बार पढ़ डालता है, 6 बार। गूगल क्या जाने यार तुम्हारा सॉफ्टवेयर क्या बनवाना चाहता है। अगर वो फंक्शन दे दिया है कि ये फंक्शन में, हाँ,
उसका गूगल को नहीं पता होगा ये फंक्शन क्या हो सकता है। अरे यार ये फंक्शन क्या हो सकता है, देखो ई कॉमर्स तो हर कोई है, सब कुछ है, लेकिन दुनिया में लाखों कंपनियां हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर बनवा रही हैं, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है ना। अब तो गूगल को क्या पता कि तुम्हारी कंपनी के मालिक के दिमाग में क्या चल रहा है, या उनके कस्टमर कैसे हैं कैसे नहीं है, ये समझने में देखो ऑटोमेशन समझने में गूगल हेल्प कर देगा। कुछ ऐसे कंपोनेंट है जिसमें कि टेस्ट केस लिखने का कोई तो अगर नहीं होगा चलो देखते हैं कैसे नहीं है, और नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, होगा क्यों नहीं, जरूर होगा, अभी देखते हैं। लेकिन ये बात समझ में आ रही है। तो भाई हम लोग इसको 5 बार पढ़ते हैं। हमको भी अगर मैनुअल टेस्टिंग मिल जाएगी किसी कंपनी में, मैनुअल करना है तो भैया रिक्वायरमेंट को हम 5 बार पढ़ेंगे, तभी भी मेरे भी समझ में आएगा, भले हम इसी इंडस्ट्री में 18 साल से पढ़ें। इसीलिए मैनुअल टेस्टर्स के बारे में एक बात कही भी जाती है कि भैया मैनुअल टेस्टिंग मुश्किल काम है। हम लोग कहते हैं मजाक में कि यार इसमें तो रोज़ कुआं खोदना पड़ता है, रोज़ पानी पीना पड़ता है, मतलब रिक्वायरमेंट नई नई है, बिजनेस अलग है, सब कुछ अलग है। ऑटोमेशन में तो हम लोग को क्या होता है, रिक्वायरमेंट मैनुअल टेस्टर समझा, वो टेस्ट केस लिख दिया, हमको बस पकड़ा दिया, कहा क्या करो तुम इसको ऑटोमेट करो। तो वहाँ तो मेरा सीखा हुआ आता है काम कि ऑटोमेट कैसे करना है, क्लिक ऐसे करना है, फलाने ऐसे करना है, ढिमाका ऐसा करना है, तो हम सीखे हैं और वही हम करते हैं। तो हमको बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैनुअल टेस्टर को दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती है। सबसे मुश्किल काम है, सबसे ज़रूरी काम है एक एप्लीकेशन में क्या, टेस्ट केस लिखना। ऑटोमेशन भी तो उसी का होगा। अगर तुम्हारे टेस्ट केस अच्छे नहीं है तो ऑटोमेशन कहाँ से अच्छा हो सकता है। जब नींव ही खराब है तो उसके ऊपर कुछ भी बना हुआ अच्छा कैसे हो सकता है। टेस्ट केसेस ही तुम्हारी नींव है। तो भाई एकदम इसको हम लोग एकदम ध्यान से पढ़ते हैं, 5-5, 7-7 बार पढ़ते हैं, फिर टेस्ट केस लिखते हैं, टेस्टिंग करते हैं, और बाद में भी तकिए पे रात में ख्याल आता है कुछ छूट तो नहीं गया। जिम्मेदारी होती है यार, क्योंकि इसके बाद ये चीज़ कस्टमर को डिलीवर कर दी जाएगी मेरे टेस्ट करने के बाद, और हमें भी पता है कि कस्टमर के सामने कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। मतलब अगर प्रॉब्लम है तो हम पहले ही उसको टेस्ट कर चुके हैं प्रॉपर। आई बात समझ में कुछ? तो इसलिए आप लोग भी आदत डालो यार, पढ़ोगे क्यों नहीं भाई, ऐसे नहीं है ऐसे हवा में दिया गया है, एकदम पढ़िए, दिमाग लगाइए। समझ रहे हैं? अरे यार दिमाग लगाना पता रहेगा तब तो कहीं जाके दिमाग लगाओगे, पता कैसे रहेगा, दिमाग लगाओगे तब ना। तो आप सोचो भाई, इसको ये नहीं कि यार ये तो लिख के दे दिया गया है, आगे समझा दिए, और इतना थोड़ी समझाएगा कोई, ऐसे थोड़ी समझाए। मतलब ये तो अभी आप तुम लोगों के लिए है, सच्चाई बताएं तो बहुत डिटेल में लिख भी दिया गया है और बहुत डिटेल में समझाया जा रहा है। कंपनी में सामने वाला भी समझ रहा है, यहाँ बैठे हुए एक्सपीरियंस लोग हैं, ना उतनी वो कहानी लिखेगा ना इतनी कहानी वो समझाएगा। वो समझेगा कि बता रहे हैं, समझ लेंगे भाई, समझदार लोग बैठे हैं। ये थोड़ी मान के बैठा है कि एक आदमी पहली बार देख रहा है ये चीज़, हाँ इसके दिमाग में ये चल रहा है ये आदमी यही काम पिछले 4 साल से करता है, वो पहले भी BRD रिक्वायरमेंट इन सब से जाने कितना काम कर चुका है, जाने कितनी ज़िंदगी में BRD पढ़ चुका है। एक नहीं दे रहे हैं, इसको इशारा करेंगे बात समझ जाएगा। ठीक है, तो देखो सारी डिटेल यहाँ पे लिखी है, एकदम पढ़ना है आपको भाई, और टेस्ट केस लिखना है। और ये देखो और क्या लिखा है। अच्छा एक चीज़ ये बताओ, तो ये समझ में आ रही है, बताओ देखो। अच्छा सब कुछ लिखा है कि नहीं, कि क्या क्या करना है, रजिस्ट्रेशन है, फिर और क्या लिखा है, ये सब बता रहा है। फंक्शनल पॉइंट्स मतलब बता रहा है क्या क्या होगा, बता रहा है कि भैया सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन में सिस्टम स्टोर्स डेटा विथ हैश्ड का मतलब यही है, सिंपल इंक्रिप्टेड। मतलब यार देखो एक चीज़ और, हाँ ये चीज़ जानते हो कि नहीं, जीमेल के पास मेरा अकाउंट है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा अकाउंट है ना, यूजर नेम में पासवर्ड है ना, लेकिन दुनिया का बैंक ऑफ बड़ौदा का एम्प्लॉई भी, मैनेजर हो चाहे CEO हो, कोई मेरा पासवर्ड नहीं देख सकता। उन्हीं के डेटाबेस में है, लेकिन फिर भी वो लोग मेरा पासवर्ड चेक, ऐसा मत सोचना कभी कि बैंक का आदमी है तो मेरा पासवर्ड चेक कर लेगा, नहीं। भले हम पासवर्ड बनाते हैं, लेकिन जब जाके वो डेटाबेस में क्या होता है, हर चीज़ स्टोर होती है ना, तो लेकिन जब डेटाबेस में स्टोर तभी तो कह रहा है
सिस्टम स्टोर्स डेटा विथ हैश्ड पासवर्ड। हैश्ड का मतलब है क्या? इनक्रिप्टेड। ये मतलब हमने तो मान लो अगर पासवर्ड रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं ऐसा होता नहीं, मान लो रखा है तो डेटाबेस में क्या स्टोर होगा जानते हो? यही पासवर्ड वहाँ डेटाबेस में है। तो वहाँ की कंपनी का एम्प्लॉय जो डेटाबेस खोल के देख भी सकता होगा तो वो भी पासवर्ड दिखेगा तो ये पाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 दिखाई नहीं देगा, तभी तो है। नहीं तो बताओ कोई सोचे इनके बैंक में बहुत पैसा है, नौकरी कर रहे हैं, कितना कमाएंगे? हाँ, इतनी सैलरी मिल रही है, 10 साल का हिसाब लगा ले, काम करते हैं 5 करोड़ इधर से उधर करके निकल लेते, ज़िंदगी भर का मेरा क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? हैं, हम भाग लेंगे। हैकर कैसे हैक कर लेते हैं पासवर्ड? हैकर भी कहाँ हैक कर पाते हैं अब जल्दी पासवर्ड? वो कुछ सालों पहले हैकर क्या करेंगे? हैकर ज़्यादा से ज़्यादा ये करेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे। हैकिंग ऐसे ही नहीं है कि एक हैकर है आया चाय पीने लगा और कर दिया। हैकर जब एक चीज़ को हैक करने की कोशिश करता है तो उसके पीछे अपने कई महीने लगाता है। तुम्हें लगता है ना कि पिक्चर थोड़ी चल रही है, जैसे वहाँ दिखाता है काली स्क्रीन आई टप 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 किया हैक हो गया, ऐसा हैकर एक चीज़ को हैक करने के लिए अपने कई महीने उसी के पीछे पड़ा रहता है और उनके सिस्टम में गलतियाँ ढूंढता है, कमियाँ ढूंढता है। दुनिया का कोई सिस्टम 100% फुल प्रूफ नहीं होता। हर आदमी, भाई तुम क्या करते हो बताओ? कोई कीमती चीज़ रखने के लिए क्या कर लोगे? अरे रखोगे ना कहीं, बस ताले बढ़ा लोगे, दरवाजे बढ़ा लोगे ना। लेकिन जितने ताले जितने दरवाजे बढ़ जाएंगे उसको लूटना उतना ही क्या होगा? आसान कहाँ से होगा भाई, मुश्किल होगा। तो भाई कंपनी की सिक्योरिटी टीम क्या करती है? उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेफ करने की, हर लूप होल्स उसके बंद करने की कोशिश करती है। और हैकर्स यही करते हैं कि उसमें गलती ढूंढते हैं, लूप होल्स ढूंढते हैं, कहाँ से एक छेद मिले कि कहाँ से अंदर घुसे। तो उनके लिए भी एक दिन का काम नहीं होता है। पता चला महीनों 4 महीने कोशिश किए, नहीं हुआ। बताओ कोई अपने 4 महीने ख़राब कर दे रहा है, वो भी एक दिन में नहीं कर देते कुछ, ठीक है। तो हैकर्स इसीलिए तो सॉफ्टवेयर वो पासवर्ड ऐसे होते हैं, तुम्हारे पासवर्ड मिल भी जाए तो जनरली उनको ब्रेक करने में, अगर सही सिस्टम है कि तुम सोचे हैकर तरीके होते हैं करे तो ऐसा पासवर्ड बनाओ, उसको इस हिसाब से इनक्रिप्ट करते हैं कि इसको अगर डिकोड करना हो तो बताएगा सॉफ्टवेयर को, इसको कर ये काम करने में 750 साल लगेंगे, 12,000 साल लगेंगे, तब ये क्या हो पाएगा? डिकोड हो पाएगा। समझ रहे हो? इसलिए है भाई, तो इसलिए ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन कंप्यूटर में जो नई टेक्नोलॉजी है जो अभी आई नहीं है, बस रिसर्च पे रिसर्च ही चल रहा है, क्वांटम टेक्नोलॉजी, वो आने के बाद इसी बात का डर है। क्योंकि जो काम नॉर्मल कंप्यूटर कई हज़ार साल में करेगा, लगातार उससे काम वही कराओ 1000 साल में वो काम करके देगा, क्वांटम कंप्यूटर वो 3 मिनट में कर सकता है। तो इसलिए दुनिया इस बात के लिए भी डरी है, अगर क्वांटम कंप्यूटर आ जाएगा तो जितने पासवर्ड जनरेट किए गए हैं उनकी सिक्योरिटी का क्या होगा, क्योंकि तब उनको तोड़ा जा सकता होगा। लेकिन अभी की दुनिया के लिए जो है पासवर्ड है तुम्हारे एकदम सुरक्षित है भाई। अब वो लोग जो हैकर होते हैं वो अंदाजे लगाते हैं, वो भी बात बेवकूफ़ नहीं। कैसा पासवर्ड रखोगे? हाँ, बहुत करोगे, मम्मी पापा का नाम पर रख लोगे, गाँव का नाम रख लोगे, डेट ऑफ बर्थ रख, तो वो अंदाजे लगाते हैं। वो तुम्हारी डिटेल चुराते हैं कि कितनी तुम्हारी डिटेल मिल सकती है, और फिर वो सिस्टम को बोलते हैं कि डेट ऑफ बर्थ में ट्राई मारो, इसके साथ ट्राई मारो, इसके साथ ट्राई मारो, जिससे कि क्या हो सके। और कई बार उनके तुक्के क्या हो जाते हैं। अब जैसे उनके पास हज़ारों लोगों की डिटेल मिल गई, लाखों लोगों की, तुक्के मरवा रहे हैं लाखों में से, तो पता चला 200-400 क्या हो गए, तुक्कों से ब्रेक हो गए। अब वो 200-400 की डिटेल मिल गई, उसके आगे जो ब्लैकमेलिंग करनी होगी वो अपना करेंगे। ऐसा थोड़ी ना वो लोग भी सारे के सारे वो कर लेंगे, कुछ नहीं। वही ये कह रहा है, इसीलिए देखो सब बढ़िया से लिखा रहेगा कि भैया रजिस्ट्रेशन होगा तो जो डेटा होगा वो कैसा होगा? हैश्ड होगा, मतलब इनक्रिप्टेड होगा, मतलब लिखोगे ये लेकिन डेटाबेस में स्टोर होगा ये। अब कोई इसको देख के अंदाज़ा लगा ले कि ये लिखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 लगा पाएगा? इसी को बोलते हैं इनक्रिप्शन। और क्या लिखा है?
सेंड्स, वही बता रहा है फंक्शनल पॉइंट क्या क्या है कि मेरे रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो डेटा स्टोर हो जाएगा। वेरिफिकेशन का क्या भेजेगा, मेल भेजेगा विथ टोकनाइज्ड लिंक। चलो इस बारे में परेशान नहीं होना, ये मान के चलना वेरिफिकेशन होता है ना तुम्हारे ईमेल का, कहीं पर रजिस्ट्रेशन करते हो तो। और यूज़र कैन नॉट लॉग इन अनटिल ईमेल इज वेरीफाइड। भाई कई बार होता है ना, रजिस्ट्रेशन करो इसके बाद वो कहते हैं कि अभी लॉगिन मत करो, हम वेरिफिकेशन करके क्या करेंगे बताएंगे। तो बिना वेरिफिकेशन के लॉगिन होना नहीं चाहिए। और यहाँ पे सब बता रहा है इसके बारे में। फ्लो फील्ड्स का मतलब क्या होता है, जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, लॉगिन बटन, इनको क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फील्ड्स वही है। क्या लिखा है, फील्ड्स क्या होंगी, ईमेल और पासवर्ड। फ्लो बता रहा है कि कैसे कस्टमर इसको यूज करेगा, तो बता रहा है भाई फ्लो क्या है कि अगर क्रेडेंशियल क्या होता है, यूजर नेम पासवर्ड। यूजर, हाँ यूजर नेम पासवर्ड को हम लोग एक वर्ड में बोलते हैं क्या, क्रेडेंशियल्स। कहते हैं यार यूजर क्रेडेंशियल्स भेजो, मतलब बोल रहे हैं यूजर नेम पासवर्ड भेजो। तो कह रहा है अगर क्रेडेंशियल वैलिड है तो लॉगिन हो जाना चाहिए, अगर पासवर्ड रॉन्ग है तो एरर मैसेज देना चाहिए। ठीक है, क्रिएट्स, अच्छा ये कितनी बड़ी बात है, इसको समझो भाई। क्या समझ रहे हो तुम लोग, पढ़ के समझो यार, ऐसे थोड़ी ना होगा, हम लोग पढ़ के समझते हैं तब। मुझे ये क्या समझ में आ रहा है बताओ, रिटर्न जेनरिक एरर मैसेज डू नॉट रिवील इफ ईमेल एग्जिस्ट, क्या मतलब, रॉन्ग पासवर्ड देने पर तुरंत मैसेज आना चाहिए। पासवर्ड रॉन्ग हो जाए तो वो एकदम दोबारा नहीं शो करना। नहीं फिर पढ़ो। और ये तुम्हारे साथ होता है, कभी ध्यान से देखो, जरा एक चीज़ सोचो, अगर कहीं तुम रजिस्ट्रेशन कर रहे हो और तुमसे कह रहा फर्स्ट नेम लास्ट नेम भरो, और अगर तुमने फर्स्ट नेम गलत ढंग से भरा और रजिस्टर बटन पे क्लिक किया तो मैसेज कह देगा कि भैया फर्स्ट नेम तुम्हारा क्या है, गलत है। बता देता है, तुमको इशारा कर देता है कि यार तुम फर्स्ट नेम अपना क्या करो, सही करो। लेकिन कभी तुमने ये आजमाया कि कहीं लॉगिन कर रहे हो, यूजर नेम गलत डालो, पासवर्ड सही डालो, तब भी मैसेज देगा क्या, ये नहीं बोलेगा कि यूजर नेम सही है पासवर्ड गलत है ना भाई, वो बोलेगा या तो यूजर नेम या तो पासवर्ड क्या है, गलत है। वो कहेगा यूजर नेम और पासवर्ड इज रॉन्ग। भले तुम्हारा यूजर नेम गलत हो पासवर्ड सही हो तब भी वही जवाब देगा, और दोनों गलत हो तब भी कभी ये नहीं बोलेगा कि यूजर नेम तो तुम्हारा सही है लेकिन पासवर्ड क्या है, गलत। बोलो क्यों, क्योंकि वो यूजर नेम कोई और भी तो डाला होगा, वो पासवर्ड कोई और डाला होगा ना उसी यूजर नेम के साथ। अरे उस सिस्टम पे एक सॉफ्ट फेसबुक पे दोबारा उसी यूजर नेम पे कोई जा सकता है, नहीं जा सकता भाई। यूजर नेम नहीं आ सकता है, लेकिन जो हमने गलत डाला है वो हो सकता है। अरे भाई ये हैकर्स से बचाने के लिए है। अगर गलत सही यूजर नेम गलत पासवर्ड डाल दिया और सिस्टम ये बोल दिया कि पासवर्ड गलत है, तो हैकर इतना जान जाएगा ना कम से कम मेरा यूजर नेम तो क्या है, सही है, आधा रास्ता हो गया। हाँ 50% काम हो गया, अब पासवर्ड के चक्कर में पड़ना है। अगर ऐसे बोल दे यूजर नेम सही डाल दो, गलत डालो और पासवर्ड सही वो बोल दे, अब कि पासवर्ड सही है लेकिन बस तुम्हारा यूजर नेम गलत है वही सही करो, तो हैकर को भी तो पता चल जाएगा अच्छा पासवर्ड का अंदाज़ा मेरा क्या निकला, सही निकला। अब पता करना है यूजर नेम क्या है कि नहीं है। तो इसी वजह से सिस्टम हमेशा, खासकर सिर्फ लॉगिन में ऐसा होता है, जो मैसेज देता है वहाँ कभी ये नहीं क्लियर करता कि क्या गलत था क्या सही था, बस कहेगा दोनों में से कुछ गलत था, जिससे कोई ये अंदाज़ा न लगा पाए कि कम से कम आधी इंफॉर्मेशन तो क्या है मेरी सही है, बस आधी ही गड़बड़ाई है। देखो इसलिए कितना अच्छी बात लिखा है, रिटर्न जेनरिक एरर मैसेज। जेनरिक का मतलब ऐसा नहीं स्पेसिफिक, जेनरिक का मतलब जनरल, ऐसा नहीं कि अलग अलग केस में अलग अलग मैसेज देना जिससे आदमी अंदाज़ा लगा ले, एक ही मैसेज देना। जेनरिक एक कॉमन मैसेज देना, चाहे यूजर नेम गलत हो चाहे पासवर्ड गलत हो। फिर ये लिखा है डू नॉट रिवील। रिवील मतलब होता है बताना, ये भी अंग्रेजी का वर्ड है भाई, याद रखना, लिख लो इसको, क्या याद रहेगा ना वीडियो में। रिवील करना मतलब क्या होता है, बताना। डू नॉट रिवील इफ ईमेल एग्जिस्ट, उसको ये मत बता देना कि ये ईमेल सही है एग्जिस्ट करती है, बस हमारा पासवर्ड में गलत है, ये इशारा मत कर देना, नहीं तो हैकर को कहेगा ना आधा काम तो मेरा हो गया, हमें ये इन्फॉर्मेशन तो क्या होगी पता चल गई। और फिर ये क्या है, क्रिएट सेशन टोकन विथ एक्सपायरी, ये जानते हो सेशन जानते हो वर्ड। अच्छा ये बताओ, तुम्हें पता है ना सर्वर है और क्लाइंट है, बड़ी जरूरी चीज़ें हैं ये जानना। तुम्हें पता है ना दुनिया में सर्वर है और क्या है, क्लाइंट है। क्लाइंट ढेर सारे, सर्वर एक। जरा तुम सोचो कभी तुम्हारे साथ
हाँ एक मिनट, जब जब तुम कुछ करोगे एप्लीकेशन पे, चाहे लॉगिन के पहले चाहे लॉगिन के बाद, हमेशा यहाँ से क्या जाएगी, रिक्वेस्ट, और सर्वर से आएगा क्या, रिस्पॉन्स। ये काम हमेशा हर ट्रांजैक्शन पे होगा। अगर एक बार हम गए, सपोज करो अभी हम जाएं, सोचें अमेजन से शर्ट खरीद लें, तो हम 2500 शर्ट ढूंढेंगे ना, देखेंगे, दाम देखेंगे, रिव्यू पढ़ेंगे, दुनिया भर के 72 काम करेंगे इस पर कि नहीं। इतना करने में कम से कम हम 150 रिक्वेस्ट उसको भेज चुके होंगे। किसको? जब जब नया प्रोडक्ट खोलेंगे, जब जब कुछ करेंगे, जब जब रिव्यू देखने के लिए क्लिक करेंगे, रिव्यू खोलेंगे, तब तब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे और तब तब वो क्या देगा, रिस्पॉन्स। तो एक छोटा सा शर्ट खरीदने के चक्कर में हम 150 रिक्वेस्ट भेज देते हैं और 150 रिक्वेस्ट 150 क्या आते हैं, रिस्पॉन्स आते हैं। बात समझना। लेकिन या फिर मान लो जैसे फेसबुक है, फेसबुक पे मान लो तुम्हारे 10 दिन बाद लॉगिन कर रहे हो, तुमको अपने 10 दोस्तों की फ़ोटो क्या करनी है, लाइक करनी। क्या करोगे? पहले यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करोगे और फिर दोस्तों को अलग अलग क्या करोगे, सर्च करोगे। जब सर्च करोगे तब भी रिक्वेस्ट जाएगी, रिस्पॉन्स में तुम्हारे दोस्त की डिटेल आएगी। लाइक करोगे तब भी रिक्वेस्ट जाएगी और रिस्पॉन्स में क्या होगा, फ़ोटो लाइक हो जाएगी, फ़ोटो लाइक हो जाएगी। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होगा। लेकिन जरा कभी ध्यान से ये सोचा, और कितनी बार रिक्वेस्ट जाएगी? अगर हम एक बार फेसबुक तुम लोग चलाते हो जब आधे एक घंटे के लिए, तो उतने देर में 100-200 रिक्वेस्ट क्या करते हो, भेज देते हो। और 100-200 रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भी क्या होता है, आ जाता है। कहाँ से? सर्वर से। लेकिन जरा कभी सोचो, सर्वर तो मतलब पहली बार तो तुमसे लॉगिन करवाता है, लॉगिन करने के बाद अपने 10 दोस्तों की फ़ोटो सर्च करोगे, 10 दोस्तों को, तो क्या 10 बार लॉगिन करना पड़ेगा? नहीं ना। कैसे जानता है ये? जैसे अभी हमने रिक्वेस्ट भेज दिया, हमने ध्यान समझना इस बात को, हमने यहाँ से रिक्वेस्ट भेज दिया और इसके बाद दोस्त का सर्च किया, अगली बार फिर भेजा। कैसे ये समझेगा कि ये रिक्वेस्ट भेजने वाला वही आदमी है? कैसे समझेगा? डेटाबेस में कब ढूंढता है? जब भेजते हो यूजर नेम और पासवर्ड। अरे लॉगिन तो एक बार करते हो, बाद में तो फेसबुक में बड़ी धमा चौकड़ी करते हो, कहीं लाइक करोगे, डिसलाइक करोगे, कहीं गाली गलौज करोगे, हैं, सारा काम करते हो। तो वो कैसे उसे पता चलता है कि ये वही आदमी है? वो सेव है, ठीक है, लेकिन तुमसे यूजर नेम पासवर्ड कितनी बार मांगा? एक बार ना। एक बार एक फ़ोटो लॉगिन करके वो करके क्या कहते हैं, लाइक करके 10 मिनट रुक जाओ, फिर दोबारा लाइक करो, यूजर लॉगिन नहीं करवाता। क्यों? उसे ये कैसे पता चला कि तुम ही हो? उसके पास तो तुम्हारा डेटा थोड़ी सेव है, उसके पास तो करोड़ों लोगों का डेटा है ना। कैसे चलता है ये सिस्टम? अच्छा, कई जगह तुमने ऐसा देखा होगा कि कई जगह जाओ तो जैसे मान लो अच्छा वहाँ गए, कोई मेला वेला देखने गए जो शहरों में लगते हैं, तो कहते हैं 10 रुपये का पहले क्या लो, टिकट लो। जब 10 रुपये का टिकट ले लेते हो तो तुम्हारे हाथ में टोकन पकड़ा देते हैं। टोकन में हो सकता है नंबर या कुछ लिखा रहता है। इसके बाद अब अंदर किसी भी दुकान पे जाओगे तो बार बार टोकन मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। लेकिन वो टोकन भी कुछ 2-4 घंटे बाद क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। बाद में कहेंगे अरे यार नहीं, तुम्हारा टोकन क्या है, गड़बड़ निकलो यहाँ से। होता है कुछ सेम यही कंसेप्ट यहाँ यूज होता है कि जब तुम कहीं पे भी लॉगिन करते हो, यूजर नेम पासवर्ड और लॉगिन करते हो, रिक्वेस्ट भेजते हो, तो रिस्पांस में जो आता है वहाँ, इसीलिए देखो एक वर्ड यहाँ पे लिखा है यार, सेशन। मतलब जब पहली बार लॉगिन करते हो ना किसी, जैसे आज हम कोई सॉफ्टवेयर खोलें और लॉगिन करें, या कल हम खोलें फिर कल लॉगिन करें, तो जब लॉगिन करेंगे यूजर नेम पासवर्ड यहाँ से रिक्वेस्ट में जाएगा, वो डेटाबेस में चेक करेगा। चेक करने के बाद रिस्पांस में क्या भेजेगा, होम पेज भेजेगा। तो उसी पेज में के साथ एक नंबर लगा देगा। क्या कैसा नंबर जानते हो? नंबर नहीं यार, ऐसा कुछ लगा देगा रिस्पांस में, और इसी को बोलेगा क्या, सेशन आईडी। और वही सेशन आईडी तुमको पकड़ा देगा। जब तुम दोबारा कहीं क्लिक करोगे तो जब रिक्वेस्ट जाएगी तो रिक्वेस्ट के साथ वो सेशन आईडी भी जाएगी।
तो वो समझ जाएगा यार ये तो वही आदमी है जो अभी 2 मिनट पहले लॉगिन करके काम कर रहा है। तभी तो देखो अंदर एक बार लॉगिन कर दो, बार बार काम करो, लॉगिन करवाता है दोबारा, कैसे पहचानता है कि तुम ही हो? कैसे? सेशन आईडी से, या इसी को बोलते हैं क्या, टोकन भी बोल दो। तभी तो यहाँ लिखा है क्रिएट सेशन टोकन, मतलब एक सेशन आईडी क्रिएट होनी चाहिए लॉगिन करने के टाइम पे, और रिस्पांस में कस्टमर को मिल जानी चाहिए, जिससे कस्टमर जब दूसरी रिक्वेस्ट करे तो साथ में सेशन आईडी भी वहाँ पहुँचे। क्रिएट करने वाला तो वही था ना, वो पहचान जाएगा, ओहो वही आदमी है, इसको दो भाई जो मांग रहा है, इससे दोबारा लॉगिन करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ और देखी होगी तुम लोगों ने, अभी इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करो, आज 15 मिनट कुछ मत करो, 10 मिनट लॉग आउट हो जाता है ना, बस वही सेशन एक्सपायर हो जाता है। सेशन क्या हो जाता है? एक्सपायर। अगर एक्सपायर ना होता तब तो हमेशा सर्वर से जुड़ा रहेगा। तुम पता चला इंटरनेट बैंकिंग करके हट गए, पता चला वो क्या है, जुड़ा हुआ है, कोई आया और पैसे ट्रांसफ़र कर ले गए। इसीलिए ऐसे जो सिक्योर या सेंसिटिव चीज़ें हैं वो लोग क्या करते हैं, अगर 10-5 मिनट कुछ नहीं करोगे तो अपने आप धीरे से क्या कर देंगे, अरे भाई इसकी भी टेस्टिंग करते हैं हम लोग, लॉगिन करके बैठ के इंतज़ार करके देखेंगे। अगर 15 मिनट का सेशन टाइम है तो 15 मिनट ना कुछ करें तो अपने आप लॉग आउट होना चाहिए। अगर लॉग आउट नहीं हुआ तो डिफेक्ट डाल देंगे, कहेंगे डेवलपर गलत किया है, अब इसको ठीक करे चले। उसका सेशन 15 मिनट में एक्सपायर हो ही नहीं रहा है, वो तो 20 मिनट तक सेशन चल रहा है या 25 मिनट तक सेशन चल रहा है। देखो सब लिखा है हर चीज़। हाँ देखो जैसे कुछ ऐसे भी हैं, लेकिन बैंक वाले ये ऑप्शन नहीं देते। बैंक वाले तो कहते हैं ना भाई, बैंक वाले नहीं देते, ये सोशल मीडिया वाले भले दे दें, मेल वाले भले देने लगे, पहले ये लोग भी नहीं देते थे। पहले जीमेल मेल वाले भी कुछ देर के बाद सेशन क्या कर देते थे, अब इतना लोग यूज़ करने लगे हैं और ऐसा है कि वो लोग कहते हैं कि नहीं ठीक है भैया तुम्हारा क्या रहेगा, हाँ सेशन परमानेंट रहेगा जब तक लॉग आउट नहीं करोगे। लेकिन जहाँ सेंसिटिव चीज़ है, जहाँ पैसा है, रुपया है, वहाँ जहाँ ऐसा कुछ है, जहाँ रिस्क है, वहाँ सेशन एक्सपायर होगा ही होगा। कोई भी इंटरनेट बैंकिंग उठा के देख लो, लॉगिन करो, कुछ मत करो, 5-7 मिनट 10 मिनट देखो फट से क्या कर देगा, लॉग आउट। हाँ हाँ टाइमिंग और जैसे कि हम कोई भी चीज़ें डेवलप कर रहे होते हैं, हाँ तो सेशन इतने टाइम पे हमारा क्लिक हो जाना चाहिए, हाँ हम देते हैं वहाँ पे मेंशन करते हैं। हाँ और आप बोलो सर यहाँ पे आईडी जनरेट होती है, तो उसका क्या मीनिंग है? ना जो टाइम है इतने टाइम तक चलेगा, इतने टाइम तक क्या चलेगा? नहीं बात ये है ना, जैसे अब तुम ही हो, मान लो तुम्हें मेरे यहाँ पिक्चर देखने आए, हम मेरी टाकीज है। अब एक तो रास्ता ये है, जब आए तुम कहें तुमसे अपना वो दिखाओ, टिकट दिखाओ या ये करो, या ऐसा हो सकता है कि तुम जब मेरे यहाँ एक बार एंट्री किए उस समय टिकट पैसा जो लेना था हम क्या कर लिए, ले लिए, इसके बाद अंदर जाने के बाद तुमको पास पकड़ा दिए, कहे अब यही पास लेके घूमो, अगले 3 घंटे तक तुमको कोई कुछ बोलेगा नहीं। तो वही सेशन आईडी है। अगर सेशन नहीं आईडी होता तो बार बार तुमसे पूछता अपना यूजर नेम बताओ, पासवर्ड बताओ, पता चला उसने क्या किया, जैसे जब तुमने यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन बटन पे क्या किया, क्लिक किया, रिक्वेस्ट कही ना, उसने रिस्पांस में तुमको होम पेज भेजा कि नहीं भेजा? जब होम पेज भेजा रिस्पांस में, उसी के साथ एक आईडी भी चिपका दिया, जिससे अगली रिक्वेस्ट जब भेजो तो यही आईडी भी वहाँ पहुँचे, और जिससे सर्वर ये जान जाए हो ये तो वही आदमी है जिसको सेशन आईडी अभी हमने 5 मिनट पहले जनरेट करके दिया था। अभी इसकी सेशन आईडी वैलिड है, इसको जो मांग रहा है दो, लेकिन वही हो सकता है 15 मिनट बीत जाए, सेशन आईडी एक्सपायर हो जाए, तो सर्वर में ही दिया था, फिर सेशन आईडी के साथ उसके यहाँ पहुँचे, वो सेशन एक्सपायर हो चुका है, तो देखा कहा इस नाम का इस आईडी का कोई सेशन अवेलेबल नहीं है, तो इस आदमी को क्या करो, बाहर करो। देखो तुमको लॉग आउट सीधे लॉगिन पेज पे फेंक देगा। सब BRT वेरी करेगा ना, तो क्या करो, BRT जैसे हम देंगे हाँ वैसे ही वेरी करेगा ना कि मेरे सेशन एक्सपायर हाँ एकदम जैसे अब जैसे यहाँ देखो क्रिएट सेशन टोकन विद एक्सपायरी लिखा है, लेकिन एक्सपायरी का टाइम नहीं लिखा है, अब ये टेस्टर पूछ सकता है कि सर यार ये तो होगा नहीं, ये बताओ कितनी देर तक, या डेवलपर ही पूछ सकता है, उसको भी तो बनाना है। कोई वहाँ देखो पागल नहीं बैठे हैं, सब लोग हैं, वो ध्यान से सुनेंगे, एक एक गलती इसमें ढूंढेंगे,
अगर कुछ भी इनको गड़बड़ लगेगा तो टोक देंगे उसी समय, यार तुम बता दो क्या, तो रेलवे स्टेशन एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन ये तो नहीं लिखो कितनी देर में होगा। डेवलपर ही पूछ लेगा कि हम टाइम कितना दें, है ना। लॉक वाला सिस्टम क्या है, क्या करें, पासवर्ड डालते हैं, हाँ। 1-2 दिन के लॉक करेगा कर देगा, उसके बाद भी आईडी जाती है। क्या करें, एक दो दिन के बाद भी लॉगिन कर देता है। लॉक मैक्सिमम अटेम्प्ट करते हैं तो लॉक कर देता हाँ है। अच्छा, हाँ मैक्सिमम अटेम्प्ट करते हो तो लॉक कर देता है। भाई बार बार तुम गलत लॉगिन कर रहे हो तो बार बार क्या भेजते हो, रिक्वेस्ट। और अब कंप्यूटर ये कैसे समझता है, भेजने वाला आदमी वही है। तो याद रख लेना, सर्वर तुम्हारे बारे में सब जानता है। तुम्हारा ये कंप्यूटर की साइज कितनी है देख रहे हो ना। अभी जाओ यूजर नेम पासवर्ड डालो, लॉगिन और जीमेल पे क्लिक करो और जाओ वहाँ सर्वर पे, उससे पूछो उसके बारे में बताओ तो सब बताएगा कि फलनवा था, इसका ये क्या था, इसकी ये मान लो तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड गलत ही हो तो बता देंगे जाने कौन सा था, लेकिन उस आदमी की स्क्रीन की साइज ये थी, उसका ये स्क्रीन की साइज ये थी, ऑपरेटिंग सिस्टम ये था, क्रोम नाम का ब्राउज़र से रिक्वेस्ट भेजा था, गलते भेजा था, हैं सब पता चलेगा। और ये भी पता चलेगा कैसे जानता है, और ये भी बताएगा तुम्हारा आईपी एड्रेस क्या है, एकदम सब जान जाएगा भाई तुमको। भाई अब उसी आईपी से तुम्हारा, जब तुम कंप्यूटर में नेट से अच्छी एक चीज़ और सुना, आईपी एड्रेस जानते हो कि नहीं। पहले आईपी एड्रेस, पहले तो ये जान लो, आईपी एड्रेस इंटरनेट पे दुनिया में कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस हो, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो डेस्कटॉप हो, कुछ भी हो, या चाहे वो जीपीएस हो, हर चीज़ के पास एक चीज़ होती है, क्या, आईपी एड्रेस। और दुनिया में जितने डिवाइसेस इस समय कनेक्ट होंगी इंटरनेट से, जो करोड़ों, सबका आईपी एड्रेस क्या होगा, अलग अलग। कभी दो लोगों का आईपी एड्रेस सेम नहीं हो सकता। अभी यही सिस्टम खोलो, उठाओ और राष्ट्रपति को मेल लिखो कि तुमको गोली से उड़ा देंगे, 2 घंटे बाद यही पुलिस आ जाएगी। कैसे, आईपी एड्रेस। अरे मेल लिखोगे, जीमेल से लिखोगे ना, प्रधानमंत्री ऑफिस या राष्ट्रपति ऑफिस में मेल जाएगी, वो लोग देखेंगे मेल आई है, अच्छा जीमेल से आई है, जीमेल वालों को फ़ोन करेंगे, जीमेल वाले कहेंगे हाँ आई तो है, या हमारे यहाँ हमारे सर्वर से ही गई है। फिर उससे आगे पूछा जाएंगे कौन से नेट वाला, जीमेल को सब पता है किस नेट से आई है, तो बताएगा एयरटेल वालों से आई। ये लोग तुरंत फटाक से फ़ोन करेंगे इसको, एयरटेल को, और बोलेंगे कि फ़लाने एक मेल तुम्हारे यहाँ से निकली है और बताओ उस आदमी का, वो आदमी कहाँ है। तो जिस टाइम पे तुम मेल किए होगे उनके पास सारा रिकॉर्ड है, उस टाइम पे देखेंगे अच्छा ये है, इसकी आईपी एड्रेस ये है, ये आईपी एड्रेस इस नंबर के साथ है, इस नंबर में एड्रेस ये लिखा हुआ है। तुरंत तुमको 2 घंटे 3 घंटे भी नहीं लगेगा, यहाँ पुलिस क्या होगी, खड़ी होगी सिर्फ आईपी एड्रेस के सहारे। मेन चीज़ क्या है, आईपी एड्रेस। इंटरनेट पे दुनिया में कोई भी चीज़ चल रही है, जिस समय तुम कनेक्टेड हो नेट से, तुम यार ये भी कनेक्टेड है नेट से, हाँ कनेक्टेड है, इसका भी आईपी एड्रेस है, चेक कर लो ज़रा। कुछ मत करो, गूगल पे जाओ, बस इतना लिख दो माई आईपी, क्लिक कर दो यहाँ पे। ये वाला नहीं, ये वाला देखो IPv4, ये 152.59.173.8 ये तुम्हारा आईपी एड्रेस है। कौन दिया है, जिसका इंटरनेट लेके बैठे हो, फेसबुक गूगल ये लोग नहीं दिए हैं। अगर एयरटेल के मोबाइल से ये कनेक्टेड है तो एयरटेल वालों ने इनको आईपी एड्रेस दिया है, जियो से कनेक्टेड होंगे तो जियो वालों ने दिया। क्या कल चेंज हो सकता है? बिल्कुल, अभी उनका फ़ोन उठाओ, फ्लाइट मोड में करो, फ्लाइट मोड में करोगे सारा कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा ना, और फिर नॉर्मल मोड में ले आओ और डेटा कनेक्ट करो और फिर इसी लैपटॉप को कनेक्ट करो। अब पूछो आईपी क्या है, तो अलग बोलेगा। क्योंकि जब तुम किसी के भी इंटरनेट से कनेक्ट होते हो तो वो इंटरनेट देने वाला, इंटरनेट प्रोवाइडर, उस समय तुमको देता है एक आईपी एड्रेस, और जब तक कनेक्टेड रहते हो वही आईपी एड्रेस रहती है। लेकिन जैसे ही एक बार उससे अपना कनेक्शन क्या कर देते हो, तोड़ लेते हो, चाहे फ्लाइट मोड में चले जाओ, चाहे फ़ोन को क्या कर दो, रीस्टार्ट कर दो, चाहो तो फ़ोन को क्या कर दो, रीस्टार्ट कर दो, तो एयरटेल से कनेक्शन टूट गया ना,
अब जब दोबारा डेटा ऑन करोगे, दोबारा कनेक्शन बनाएगा एयरटेल से, तो इस बार आईपी वही पुरानी वाली नहीं देगा, क्या देगा, अलग देगा। तो जो हमारी पुरानी आईपी है, हाँ फिर किसी और के पास बिल्कुल बिल्कुल पुरानी, लेकिन इससे अब तुम बच नहीं जाओगे। उनके पास ये रिकॉर्ड है कि इस आईपी को इतने से इतनी देर तक तुमने यूज किया है, इतनी देर तक। ये इसीलिए कहते हैं हमारी जो आईपीज़ हैं इनके लिए एक वर्ड चलता है, क्या आईपीज़ क्या हैं, आईपी एड्रेस फिक्स नहीं होते, फिक्स नहीं होते भैया। इनको जब जब तुम नेट से कनेक्ट होगे, उनसे अपना कनेक्शन स्थापित करोगे, तब तक तुमको ये देंगे, और जब तक कनेक्टेड रहोगे उसी आईपी, वही तुम्हारी आईपी रहेगी। उससे 100 बार पूछोगे वही आईपी बताएगा। लेकिन एक बार फिर से फ्लाइट मोड ऑन करो या मोबाइल क्या करो, रीस्टार्ट करो और दोबारा कनेक्ट करके मांगो, कहेगा आईपी तुमको बदली हुई देगी। तो अगर हम पीएम को एक्सप्रेस कर दिए, कल मार देंगे, तो दोबारा फ्लाइट मोड लगा के हम दोबारा आईपी एड्रेस हमारा, तो लेकिन उनको जब मेलवा किए थे तो मेल में टाइम नहीं गया था, और वो लोग एकदम बता देंगे एयरटेल वाले, फलाने सेकेंड इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड इतने मिली सेकंड से लेके इतने मिनट इतने सेकंड तक इसके इस आईपी एड्रेस को यूज करने वाले ये थे। तो हाँ भाई उनके पास पूरा रिकॉर्ड रहेगा यार, वो तुम्हारा निकाल देंगे पूरा, वो कौन कितनी देर तक इसको यूज किया था, इसलिए कुछ नहीं कर सकते। आईपीज़ क्या है, लेकिन अच्छा अगर तुम ये चाहो कि मेरी आईपी बदले ना, हम भले डिसकनेक्ट करके क्या करें, कनेक्ट करें, लेकिन मेरी आईपी दुनिया के लिए हमेशा क्या रहे, सेम रहे इंटरनेट पे, तो भैया ये फ्री में नहीं होगा। तब एयरटेल को पैसा खिलाओगे, वो 1000-2000 इसका चार्ज करता है पैसा, कि आपको हम तो उसी आईपी को बोलते हैं क्या, स्टैटिक आईपी। तो स्टैटिक आईपी फ्री में नहीं मिलती, इसके लिए इंटरनेट प्रोवाइडर तुम्हारा प्लान जो है भाई, जो डेटा का प्लान लियो उससे मतलब नहीं है, क्या तो चलो अलग चीज़ है। स्टैटिक आईपी चाहिए ना, तुम्हारी आईपी हमेशा फिक्स रहे, तो एक आईपी एड्रेस का इतना महीने का किराया फिक्स कराते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे एप्लीकेशन या सिस्टम्स होते हैं जो किसी को अपने यहाँ नहीं आने देते, किसी को भी, वो कहते हैं कुछ ही लोग आएंगे, और उनकी आईपी पहले अपने यहाँ क्या कर देते हैं, रजिस्टर कर देते हैं कि यही आईपी वाले आएंगे, दूसरे लोग यहाँ सिक्योरिटी के लिए सर जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, वो फिक्स लेके बैठती हैं। फिक्स इसलिए हाँ। बैठते हैं, लेकिन जो कंपनी जो वहाँ पे हाँ। ज्वाइन करते हैं, हाँ। तो उसका यूजर आईडी और पासवर्ड पता रहता है। हाँ। तो कंपनी अगर आईपी से कनेक्ट करेंगे तभी वो कंपनी में बिल्कुल कर पाएंगे। हाँ, घर पे नहीं जाके लॉगिन करेंगे। तो नहीं होता, घर पे करते तो नहीं होता ना, इसीलिए। तो आई बात कुछ समझ में? ये नहीं सर, वाईफाई होते हैं, हाँ। एनी टाइम डाटा रहता है, क्या करें? वाईफाई हाँ एयरटेल कंपनी से या चाहे जो भी कंपनी, अगर उससे अटैचमेंट करते हैं तो हमारी और या हॉटस्पॉट की वाईफाई जो है आईपी एड्रेस वो बदलेगी की जरूरत ना, जैसे मान लो एक मोबाइल का हॉटस्पॉट हम चला दें और उससे 5 लैपटॉप क्या करो तुम जोड़ दे, पांचों की आईपी सेम हो, एक कई इंटरनेट वाले सब लोग जुड़े हो ना, अलग अलग थोड़ी ना हो। जब वाईफाई बंद होगा तब आईपी चलेगा। हाँ, वाईफाई बंद हो गया तो आईपी गायब हो गई, अब उनसे पूछोगे आईपी क्या है, क्या बताएंगे वो। लेकिन हाँ, जब दोबारा नेट से कनेक्ट करोगे, अगर वो नेट वही चल रहा था, बंद नहीं हुआ था, तो फिर वही आईपी बताएगा। लेकिन अगर नेट भी एक बार बंद होकर फिर से रीस्टार्ट हुआ है, फिर से अपने आप को कनेक्ट किया है, तो इस बार आईपी क्या होगी, बदली हुई। मतलब कोई भी चीज़ जो नेट पे है, इंटरनेट प्रोवाइडर से जुड़ी हुई है, तो उसके पास आईपी एड्रेस जरूर है। ठीक है, तो क्या बात देख रहे थे हम लोग, सेशन। हाँ, तो सेशन है और आईपी एड्रेस भी जान जाओ आज से। ठीक है, और यहाँ देखो पूरी सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई। तो टेस्ट केस लिखने का क्या है तुम लोग का, ये बताओ भाई। टेस्ट केस कैसे लिखना है पता है ना, हमने बताया है, इसमें खूब कॉपी पेस्ट चलेगा। कितने टेस्ट केस लिखे जाएंगे, कितने बन पाएंगे तुम लोगों से, देखो बताओ। तुम लोग को लिखने थे ना, जब टेस्ट केस लिख लोगे तब तो एप्लीकेशन देंगे। वो जो एप्लीकेशन है जिसके लिए ये BRD बना है, वो भी डेवलप हो रहा है। तो तुम, अब यही तो तुम्हारा काम है इस समय, तुम्हें उसके बनने का इंतज़ार नहीं करना, वो बनने दो। तुम ये पढ़ के टेस्ट केस लिखो, जो अप्रोचेस पता है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग, डिसीजन टेबल टेक्निक और स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम,
इन चारों का इस्तेमाल करके टेस्ट केस लिखो, कुछ छूटने ना पाए। अब इसमें कर क्या, जैसे अगर मान लो पहले, अब एक एक पहली फंक्शनलिटी क्या है, फुल नेम, रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन करना है तो तुम्हें पता है इसमें क्या है, लिखा हुआ है फुल नेम होगा, ईमेल एड्रेस होगा, मोबाइल नंबर होगा, पासवर्ड होगा, कंफर्म पासवर्ड होगा, एक्सेप्ट क्या होगा, टर्म्स एंड कंडीशन का एक क्या होगा, चेक बॉक्स होगा, इतनी चीज़ है। तो अब ये लिखो ना जैसे तुमको करना चाहिए इस तरह से। इसमें ओपन हो रहा है तो इसलिए ये लिखा है ना यार। अच्छा ये नहीं, चलो लेकिन तब भी देख देख के लिखो क्या लिखा है बताओ। फुल नेम है और क्या दिख रहा है, ईमेल एड्रेस है, चलो ईमेल लिख दिया, और मोबाइल नंबर, चलो मोबाइल लिख दिया, और पासवर्ड लिख दिया, और कंफर्म पासवर्ड लिख दिया, एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन, और एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है वो क्या होगा, एक चेक बॉक्स होगा, और इसके बाद मान लो एक बटन है जिसका नाम क्या है, रजिस्टर। भैया तुमको इतना दिख गया, इतनी चीज़ें हैं, एक रजिस्ट्रेशन का ये फॉर्म है, कितनी चीज़ें हैं देखो। अब यहाँ देखते हैं क्या बताएं, डिसीजन टेबल टेक्निक क्या कहती है, कहती है एक गलत डालो बाकी। देखो पहला सिनेरियो बनाएंगे, क्या पहला सिनेरियो होगा ऑल या करेक्ट लिखें, या एक वर्ड और चलता है ना, ऑल वैलिड, सब कुछ वैलिड डालो, फुल नेम, ईमेल, ये सब। अब दूसरा केस आओ, फुल नेम के लिए किसको डालो, फुल नेम। तो यहाँ दूसरे केस में क्या लिखो, फुल नेम डालो कैसा, इनवैलिड, और एंड ऑल वैलिड। मतलब टेस्ट केस अगर लिखना हो, चलो यहाँ ओपन करते हैं, जैसे ये टेस्ट केस है, क्या लिखते हैं भाई सब लोग ऐसे लिखो यार, चलो इसको ऐसे, क्या है, सीरियल नंबर, टेस्ट केस आईडी, बिल्कुल दिख रहा है ना सबको पीछे तक, टेस्ट केस नेम, बिल्कुल, और क्या लिखोगे, स्टेप्स, और इसके बाद यहाँ टेस्ट डेटा, और यहाँ एक्सपेक्टेड। अब ये लो, इसे करो, कंट्रोल डी कर देते हैं, और इसका कलर इस तरह से कर देते हैं, ये हो। अब सीरियल नंबर 1, पहला टेस्ट केस TC001, अब टेस्ट केस नाम वेरीफाई वैलिड रजिस्ट्रेशन। स्टेप्स क्या लिखोगे, स्टेप्स लिखोगे सीधा सीधा सब कुछ एकदम से लिखो, लॉन्च ब्राउज़र, टेस्ट डेटा कुछ नहीं, इसमें क्या डेटा, इसमें लिख दो, क्या लिख देते हैं, मान लो क्रोम पे करना है तो लिख दें क्या, लॉन्च क्रोम ब्राउज़र, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा, ब्राउज़र शुड बी ओपन, फिर ओपन URL। अब URL क्या है, या ओपन, लॉगिन करना है ना, रजिस्ट्रेशन करना है तो लिख दो ओपन रजिस्ट्रेशन पेज URL। टेस्ट डेटा तो बता दो उसका URL क्या होगा, जैसे उसका होगा कुछ URL ना, HTTP या ऐसे करके, या ऐसे हो सकता है, बहुत सी जगह होता है, ओपन होम पेज ऑफ, एप्लीकेशन का नाम क्या है, मान लो अपना बाजार है,
अपना बाजार.com, ठीक है। या ऐसे लिख दो, ऐसे ओपन होम पेज, और यहाँ क्या किसका लिख दो, टेस्ट डेटा में अपना बाजार, तो लिख दो अपना बाजार होम पेज शुड बी ओपन। फिर अगला लिखो, अब होता है होम पेज पे एक रजिस्ट्रेशन नाम का लिंक हो, जिस पे क्लिक करो तो रजिस्ट्रेशन पेज खुले ना, तब ये लिखोगे क्या, क्लिक रजिस्ट्रेशन बटन या लिंक जो एप्लीकेशन में हो। मान लो बटन है तो यहाँ पे कुछ और नहीं लिखना भाई, डेटा थोड़ी चाहिए। अब यहाँ लिखोगे रजिस्ट्रेशन पेज शुड बी। अब इसके बाद रजिस्ट्रेशन पेज खुल गया। अब डालो इंटर वैलिड फर्स्ट नेम है, फुल नेम है शायद, फुल नेम। अब वैलिड फुल नेम कोई भी डाल दो, जैसे हमने डाल दिया, सपोज करो राहुल, और ये है क्या लिख दो, राहुल यादव शुड बी क्या विजिबल। भाई जो डाले हो वो दिखना चाहिए, या ठीक है। या राहुल यादव ये भी लिख दो शुड बी, एक्सेप्ट कर लेगा। फिर अब डालो इंटर वैलिड ईमेल एड्रेस। अब ईमेल एड्रेस क्या डालोगे, डेटा डालो, जैसे हमने डाल दिया rahul.yadav@tfa.com। अब यहाँ डाल दें क्या, वही ईमेल शुड बी एक्सेप्टेड। इसके बाद इंटर क्या, हाँ इंटर वैलिड मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर वैलिड कुछ भी डाल दें, अपना ही डाल दें हम, मान लो, ठीक। और इसके बाद क्या होना चाहिए, ये भी हो गया, और या मोबाइल नंबर शुड बी एक्सेप्टेड। या एक काम करते हैं यार, ये गलत दिख रहे हैं, हम तो कहेंगे भाई जो लिख रहे हो वो क्या होना चाहिए, वही दिखाई देना चाहिए ना, शुड बी विजिबल। और इसके बाद इंटर वैलिड पासवर्ड। अब पासवर्ड यहाँ कुछ भी डालना, वैलिड पासवर्ड हो सकता है कुछ हो, कुछ अक्षर हो, कुछ ये हो, कुछ बड़े लेटर हो, है ना, कुछ नंबर हो, और 8 हैं, ऐसा डाल दिए। अब ये लिख दोगे पासवर्ड शुड बी विजिबल, नहीं नॉट बी। देखो पासवर्ड कहाँ काला काला दिखता है ना, जिससे बगल वाला तुम्हारा देख ना पाए ना। और फिर इंटर वैलिड, या लिख देते हैं इंटर सेम पासवर्ड। और यहाँ पे भी वही सेम पासवर्ड क्या करो, डाल दो। और ये भी होना चाहिए, ये भी पासवर्ड लिख दो। क्या ये कंफर्म वाली फील्ड है ना। और अब लिखो हाँ चेक टर्म एंड कंडीशन चेक बॉक्स। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, इट शुड बी checked, click on रजिस्टर बटन। तो इसके बाद लिख दो रजिस्ट्रेशन, हाँ या हो सकता है रजिस्टर सब हो जाए तो क्या हो जाए, होम पेज नहीं, होम पेज नहीं खुलता शायद ना, हाँ रजिस्ट्रेशन
इनका मैसेज आ जाता है एक बार ना, इज यूजर शुड बी रजिस्टर्ड। हाँ या ये लिख दो यहाँ से, ये सही है, यूजर शुड बी रजिस्टर्ड। शुड बी रजिस्टर्ड। ये हो गया एक टेस्ट केस, ठीक। अब दूसरा टेस्ट केस क्या डालोगे? दूसरा सेम, अब दूसरा टेस्ट केस है यहीं पे देखो जरा, एक तो बार तुम क्या डाल दिए हो सही, अब नेम क्या डालोगे? गलत भी तो डाल के देखोगे, नंबर डाल तो गलत डाल के देखें, तो गलत क्या डालेंगे? जैसे देखो अब यहाँ दूसरा हम नया नहीं लिख रहे हैं, कॉपी करके क्या कर दिए, पेस्ट कर दिए, और कर दिए क्या, इसका नंबर 2, टेस्ट केस 00 क्या हो गया 2, लिख दें वेरीफाई इनवैलिड रजिस्ट्रेशन विथ रॉन्ग फुल नेम। एक मिनट, इसको पूरा सब कुछ रख। अब यहाँ क्या लिखोगे? सब कुछ यही लिखोगे, बस इंटर वैलिड फुल नेम की जगह लिखोगे क्या, इंटर इनवैलिड। और इनवैलिड क्या है कि भैया नाम की वजह भेज दिए क्या, नंबर। बाकी देखो ध्यान देना इस बात पे, बाकी सब कुछ वैलिड ही रहने दोगे, यही तो कहता है अप्रोच। एक गलत डालो, बाकी सब क्या डालो, सही डालो। अब यहाँ हाँ क्लिक ऑन सब कुछ एज इट इज रहेगा, बस रिजल्ट में यूजर शुड बी रजिस्टर्ड की जगह क्या आ जाएगा, एरर मैसेज शुड बी अपीयर्ड या डिस्प्लेड, और मैसेज भी दे दो क्या क्या, जैसे मैसेज आ जाए नंबर इज नॉट अलाउड इन फर्स्ट इन फुल नेम टेक्स्ट बॉक्स। ना 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 नंबर में तो वैसे नंबर लिखोगे तुम, वो नंबर भी क्या करेगा, ले लेगा, लेकिन पता तो तब चलेगा ना कि जब रजिस्टर बटन पे क्या करोगे, क्लिक करोगे, रिक्वेस्ट जाएगी, सारा डेटा जाएगा, अब सर्वर देखेगा अच्छा फर्स्ट नेम में क्या भेजा है आदमी, नंबर भेजा है, तो तुरंत ही एरर मैसेज तुमको फेंक देगा कि भैया फर्स्ट नेम जो है वो नंबर नहीं हो सकता, जैसे आप मैसेज लिख दिया। अगर सर वही दिखा दे तो वही चेंज कर सकते हैं। कहाँ दिखा दे, जैसे नेम में हम नंबर डाल दिए और फिर उसके बाद हम टैप करके दूसरे टेक्स्ट बॉक्स पे गए, अगर वही हमको शो कर दे कि नंबर नॉट अलाउड, तो हम वही चेंज कर सकते हैं। अगर वो दिखाए ऐसा तब तो, हाँ यस, ये तो डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर बनाने वालों ने क्या बनाया है। बहुत लोग कहते हैं डाल दो, जब चेक करोगे तब पता चलेगा। बहुत लोग होते हैं गलत लिखने जाओ तो उसी समय मैसेज आ जाता, तो डिपेंड करता है ना यार। ये जो कर रहे हैं कि देखो अभी देखो दूसरा हुआ ना, अभी देखो टेक्निक नहीं, अभी देखो अच्छा क्या फर्स्ट नेम को गलत करने का एक ही रास्ता है? देखो फिर तीसरा टेस्ट केस लिखो मेरे भाई, देखो एक मिनट, not the same size. ये देखो अब बना क्या, TC003, ये भी रहेगा रॉन्ग फुल नेम ही, लेकिन रॉन्ग होने का एक रास्ता ये भी तो है कि नंबर की जगह उसने बोला है ना कि सिर्फ अल्फ़ाबेट और स्पेस अलाउड है। अब जैसे ये डाल के देखो ना यार, क्या स्पेशल कैरेक्टर, मतलब देखो तुम्हें अब एक गलत और बाकी सही पे जितनी संभावना बन सकती हैं उतने टेस्ट केस लिखो। अब ये तीसरा हो गया, चौथा क्या लिखोगे? अरे पढ़ो इसको, इसीलिए तो हम लोग पढ़ते हैं, ब्लैंक डाल के देखेंगे। और इसमें लिखा भैया एक बात और, क्या अल्फ़ाबेट्स प्लस स्पेस, ये बोल रहा है कॉन्जिक्यूटिव स्पेसेस नॉट अलाउड, मतलब एक ऐसा, हाँ डबल स्पेस मत देना। जैसे मान लो
ये तीसरा टेस्ट केस हो गया। अब बोलो ये क्या बन गया, चौथा। और इस बार पता चला हम नाम डाल दिए क्या, हम नाम डाल दिए राहुल 2 स्पेस यादव, ये भी नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे बताओ कितनी संभावना बनेगी फर्स्ट टाइम गलत डालने की, कई ना भाई। देखो बहुत बनेगा। स्पेशल कैरेक्टर बोला है, नंबर स्पेशल कैरेक्टर मिला के देखो, अल्फ़ाबेट के साथ नंबर और स्पेशल, ऐसे 7-8 संभावना बनेगी कि नहीं बनेगी। तो पता चला 10 टेस्ट केस बन गया। कितनी लाइन हो गई हैं, 44 लाइन हो गई है ना, 3-4 ठो लिखे हैं। अब ऐसे 10 ठो लिखेंगे तो 70-80 लाइन हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। क्या करें, स्पेस पहले भी दे सकते हैं। अब हो सकता है हाँ कंजुगेटिव 2 स्पेस लेके देख, या हो सकता है सिस्टम ऐसा करता हो कि 2 स्पेसेस को अलाउ, और जो अगर तुम्हें लग रहा है इसके बारे में रिक्वायरमेंट में कुछ नहीं लिखा है, तुम टेस्ट करके देखो और तुम्हें जैसा हो उसके बाद बीए से बोलो कि भाई ऐसा हो रहा है, तुम लिखे नहीं थे। हाँ मतलब बहुत संभावना बन रही है। तो देखो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर देखो यार सामने, हम क्या यहाँ संभावना बन रही है। शुरू के 10-12 टेस्ट केस सिर्फ फर्स्ट नेम क्या है गलत, बाकी सब सही। अब जब वो सारे कवर हो जाएंगे, मान लो 12 के बाद 13वां टेस्ट केस ऐसा बनेगा, फर्स्ट नेम सही डालेंगे, सब सही डालेंगे, फुल नेम सही डालेंगे, सब सही डालेंगे। अब ईमेल आईडी के पीछे पड़ जाएंगे कि ईमेल आईडी गलत डाल के देखो, ईमेल आईडी से @@ गायब कर दो, ईमेल आईडी से .com गायब कर दो, देखो ले रहा है क्या। तो फिर 10 तो लिखेंगे किसके लिए, ईमेल आईडी। और उन 10 में क्या रहेगा, सब सही रहेगा, बस ईमेल आईडी क्या रहेगी, गलत रहेगी। ऐसे ही पासवर्ड, ऐसे ही रीटाइप पासवर्ड, ऐसे ही एक। तो टोटल कितने टेस्ट केस बन जाएंगे, 5-7 फील्ड है ना, 70-80 टेस्ट केस बन जाएंगे। ये क्या टेक्निक है, यही तो है डिसीजन टेबल टेक्निक कि एक सही एक गलत बाकी सब सही। लेकिन एक गलत होने की भी तो कोई संभावना है। गलत तो ये भी है कि नंबर डाल दो, गलत तो ये भी है स्पेशल कैरेक्टर डाल दो, गलत तो ये भी है कि 2 स्पेस डाल दो। यही क्या है, डिसीजन टेबल टेक्निक। एक को गलत रखते हैं और बाकियों को सही, फिर उसी को दूसरे एंगल से गलत रखते हैं, बाकियों को सही, मतलब सबका हर एंगल टेस्ट हो जाए। और लेकिन देखो अभी गलत का सब नहीं सोचो, फिर देखो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस नहीं भूल जानी है। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस नहीं भाई, 100 अक्षर का नाम भी डाल के देखेंगे, 101 अक्षर का भी नाम डाल के देखेंगे। यही तो पढ़ाया था। बाउंड्री वैल्यू यही होता है ना, जो रेंज रहे, अगर 3 से लेके 100 होता तो 2 पे भी टेस्ट करते, 3 पे भी, 4 पे भी, 99 पे भी, 100 पे भी, 101 पे। तो 6 से लेके उसके नहीं बनते। तो भैया फर्स्ट नेम पे अकेले 18-20 को बनेंगे, सैकड़ों टेस्ट केस बन जाएंगे। और फिर देखो एक में 10-10 लाइन, तो पता चला 2 दिन 3 दिन के अंदर हम लिख के देंगे तो खूब ढेर सारी लाइनें होंगी, ढेर सारा वर्क होगा। वही तो देखेगा, तो तभी तो क्लाइंट को समझ में आएगा कि 8 घंटे कुछ किया है। सर जी जो पासवर्ड वाला दिया है, पासवर्ड वाला VRD खोलिए सर जी, पासवर्ड वाला पासवर्ड में और ऊपर हैं? और ऊपर नीचे पासवर्ड नीचे। हाँ सर ये जो दिया है तो मस्ट बी कंटेंट एटलीस्ट 1 अपर केस, 1 लोअर केस, 1 डिजिट, 1 स्पेशल कैरेक्टर। हाँ इसका सही जब बनाने लगेंगे टेस्ट केस, तो क्या मतलब इसमें डिसीजन टेबल टेक्निक लगा के सबका बारी बारी से चेक करेंगे या फिर सब मिला के चेक करेंगे? देखो सिंपल, तुम्हारे दिमाग में वो टेक्निक तुमको सिखाई गई, लेकिन तुम्हारा एक ही मोटिव है, कोई संभावना छूटनी नहीं चाहिए। अगर तुम इसको गलत जब ट्राई करोगे पासवर्ड को, तो ऐसा करोगे कि पता चला सारे लेटर में लोअर केस डाले, @ भी यूज़ कर लिए, नंबर भी यूज़ कर लिए, लेकिन कोई भी लेटर अपर केस में नहीं रखते, तो वो पासवर्ड वो पासवर्ड जब बनाने जाओ तो मना कर दे, कहे कि अभी क्या है अपर केस तुम क्या किए हो, मिस किए हो ना, अपर केस डाले लोअर केस डाले लेकिन नंबर मिस कर दे, तब भी क्या आ जाए, हाँ सब लिखो। अरे लिखी रहोगे तभी तो टेस्ट कर पाओगे। मतलब ये जान लो, जैसे जैसे टेस्ट करना है पहले ही लिख के हम बैठे रहेंगे। जिस टाइम पे वो डेवलप कर रहा है वो भी तो 3 दिन काम कर रहा है ना, तो तुम मजा लोगे। तुम भी तो 3 दिन काम करोगे ना, तो तुम 3 दिन क्या काम करोगे, यही काम करोगे, यही काम करोगे। आई बात समझ में कुछ? तो भाई फिर से कह रहे हैं, आप लोग के पास आज फ्राइडे है, ठीक है।
रिक्वायरमेंट भी समझ में आ गई, रिक्वायरमेंट है फिर से पढ़िए और कॉपी पेस्ट ही तो करना है यार, कौन सा बहुत इसमें लिखना है ना। कॉपी पेस्ट करके एक एक लाइन में क्या करना है, हम भी तो यही कर रहे थे, तो ऐसे ही तुम भी करो और सारे टेस्ट केस लिखो। मंडे को हम आप लोगों को सेम यही एप्लीकेशन टेस्ट करने के लिए टेस्ट सर्वर पे डाल देंगे। और हाँ, तुम लोग को तब मंडे को एक चीज़ और बताएंगे, सर्वर्स, अभी तुम लोग सर्वर तो सुन जानते ही हो, वहाँ है सर्वर भी एक नहीं कई होते हैं जो तुम लोग यूज करते हो, facebook.com, इंस्टाग्राम, फ्लिपकार्ट यूज करते हो ना, तुम लोग फ्लिपकार्ट के प्रोडक्शन सर्वर को यूज कर रहे हो। जिसको दुनिया यूज करती है उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन सर्वर। लेकिन प्रोडक्शन सर्वर पे चीज़ पहुंचने से पहले, वही है पानी गिलास से पहले पहुंचने से पहले कई छन्नियों से छन के आता है। पहले वो प्रोडक्ट बनाया जाता है लोकल सर्वर पे, टेस्टिंग होती है लोकल सर्वर पे, फिर वो भेजा जाता है कहाँ, डेवलपमेंट सर्वर पे, फिर वहाँ टेस्टिंग होती है, फिर वहाँ से भेजा जाता है टेस्टिंग सर्वर पे, फिर वहाँ भी टेस्टिंग होती है, फिर वहाँ से भेजा जाता है UAT सर्वर पे, वहाँ पे टेस्टिंग होती है, फिर वहाँ से भेजा जाता है प्री प्रोडक्शन पे सर्वर पे, वहाँ भी थोड़ी बहुत टेस्टिंग होती है, और फिर अंतिम में प्रोडक्शन सर्वर पे जाता है जहाँ पूरी दुनिया उसको इस्तेमाल कर सके। दुनिया के पास कोई भी चीज़ पहुँचने के बाद पहले कई सर्वर्स पे कई राउंड की टेस्टिंग होकर तब दिया जाएगा सामान। ऐसे किसी को भी कुछ भी पकड़ा नहीं देंगे। तो हम लोग ये करेंगे। और लेकिन याद रखना, तुमको न लोकल सर्वर पे टेस्टिंग करनी है न डेवलपमेंट सर्वर, तुमको टेस्टिंग कहाँ करनी है, टेस्टिंग सर्वर। तो मंडे को हम जो ये सॉफ्टवेयर में जो ये चीज़ फंक्शनैलिटी बनेगी, ये हम वहाँ पे क्या करेंगे, डाल देंगे। मंडे को तुम लोग उसे क्या करोगे, अपने टेस्ट केसेस के हिसाब से उसे क्या करोगे, टेस्ट करोगे। और इसके बाद ट्यूसडे को फिर नई रिक्वायरमेंट हम क्या करेंगे, एक नई BRD, उसी ऐसे तो काम होता है। फिर इतना बन जाएगा, सारी टेस्टिंग हो जाएगी, कस्टमर को दे दिया जाएगा, फिर नई BRD आ जाएगी। जैसे अब इसमें अभी क्या बना है, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, प्रोफाइल पेज। अभी प्रोडक्ट की लिस्टिंग तो नहीं हो रही है नई कॉमर्स में, तो अगली बार अगली रिक्वायरमेंट में आ जाएगा कि भैया प्रोडक्ट की लिस्ट होने चाहिए, प्रोडक्ट सर्च करने पे आने चाहिए, प्रोडक्ट पे क्लिक करो तो प्रोडक्ट का पेज खुलना चाहिए। तब उतना फिर डेवलपमेंट होगा, इधर फिर टेस्ट केस लिखेगा आदमी, और फिर उधर क्या होगा, फिर वो ऐसे ही करेगा। हम लोग चाहेंगे 1-2 साइकिल हम लोग एकदम एग्जैक्टली जैसे रियल में काम होता है, जिस तरह से कंपनीज वर्क करती हैं उस तरह से हम भी देखें, जिससे हमें एकदम आइडिया रहे कि हम कोई भी चीज़ करने जा रहे हैं तो हमें पता रहे वो चीज़ हमारे काम या प्रोसेस में कहाँ फिट होगा और कहाँ फिट नहीं। ठीक है, तो टेस्ट केस देखो, चाहो तो ये टेस्ट केस शेयर कर लेना ग्रुप में, और इसको एक काम करिए,